हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से एफडी रूजवेल्ट के फॉरेन पॉलिसी के विषय में फिर से चर्चा करूंगी। एफडी रूजवेल्ट के फॉरेन पॉलिसी के विषय में यदि हम बात करें तो रूजवेल्ट ने अपने गुड नेबर पॉलिसी और तथा अहस्तक्षेप की नीति के कारण उसने अमेरिका को काफी हद तक विश्व राजनीति से दूर रखा था तथा पूर्ण रूप से अपना ध्यान अमेरिका को आर्थिक मंदी से उबारने पर केंद्रित किया था। एफडी रूजवेल्ट की विदेश नीति के विषय में यदि हम बात करें तो उस समय के जो वैश्विक परिदृश्य में जो नजर आ रहा था, व्यापारिक संबंध राष्ट्रों के बीच में और संघर्ष बहुत सारे राष्ट्रों के मध्य सीमा विवाद को लेकर और आर्थिक मुनाफे को लेकर के उस समय उठ खड़ा हुआ था। परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति एफडी रूजवेल्ट ने अपनी दूरदर्शिता के साथ हम कह सकते हैं कि अमेरिका को एक प्रकार से विश्व की राजनीति में नहीं उलझाते हुए अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी को सुदृढ़ करने का भी काम किया था और साथ ही साथ न्यू डील की नीति के साथ में अमेरिका को आर्थिक सुदृढ़ता भी प्रदान करने का कार्य किया था। और इसी के विषय में कि फॉरेन पॉलिसी जो एफडी रूजवेल्ट के और अन्य कौन कौन से रहे थे और किस प्रकार से उसने इसे आगे बढ़ाया था, इसकी चर्चा मैं आप लोगों से आज के इस वीडियो में करूंगी। एफडी रूजवेल्ट के अधीन जिस समय वो राष्ट्रपति रहा था, उसने क्यूबा के क्रांति को भी सुलझाने का कार्य किया था या इसे रोकने का भी कार्य किया था। और ये किस प्रकार से आगे बढ़ा था इसके विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्यूबा में 1933 ईस्वी में क्रांति जो है वह प्रारंभ हुआ था या हो रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका शांति स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप क्यूबा में नहीं करना चाह रहा था और 1934 ईस्वी में प्लैट अमेंडमेंट के स्थान पर एक नई संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। क्यूबा में अमेरिका के सारे अधिकार तो समाप्त हो गए थे, परंतु व्यापार में इस कारण बढ़ोतरी भी हुई थी। 1934 ईस्वी में फौज को वापस बुला लिया गया था और आर्थिक नियंत्रण भी समाप्त कर दिया गया था। 1936 ईस्वी में पनामा से भी संधि हुई थी और यहाँ भी अमेरिका का अधिकार समाप्त हो गया था। 1940 ईस्वी में डोमिनिकन गणतंत्र को संरक्षण से भी मुक्त कर दिया गया था। इसके साथ ही हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि 1934-35 में फिलीपींस के संविधान का निर्माण भी किया गया था। बड़े पड़ोसी की नीति ने आर्थिक क्षति अमेरिका को पहुंचाई थी, परंतु यही द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के समर्थन में कई विश्व के देशों के खड़े होने का कारण भी बना था। आगे जब हम यहाँ पे मेक्सिको के विषय में यदि बात करें तो इसमें हम ये देखते हैं कि मेक्सिको से संबंध सही मायनों में अमेरिका की भले पड़ोसी की नीति या जो गुड नेबर पॉलिसी रही थी उसकी व्याख्या करता है। अमेरिकी कंपनियां पेट्रोल उत्पादन में अपना निवेश मेक्सिको में किए हुए था, परंतु मेक्सिको की सरकार इसे पसंद नहीं करती थी। अमेरिका की तेल कंपनी पर मेक्सिको ने अधिकार कर लिया था, परंतु अमेरिका शांति के पक्ष में था और इस कारण सिर्फ क्षतिपूर्ति की ही मांग कर रहा था। 1938 ईस्वी में पेट्रोल व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इस कारण जो है विदेशी कंपनियों को जब्त कर लिया गया था। 1942 ईस्वी में संधि कर अमेरिका अपने सामान तथा संयंत्रों की वापसी की मांग भी कर रहा था। अमेरिका को इस संधि से आर्थिक क्षति तो हुई थी, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में मेक्सिको अमेरिका के पक्ष में खड़ा हुआ था। अमेरिका अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापार का जरिया बनाया था और भले पड़ोसी की नीति के आड़ में आयात निर्यात बैंक, जिसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नाम से भी जानते हैं, उसे संगठित करके 1938 के मध्य 6 करोड़ 60 लाख डॉलर लैटिन अमेरिकी राज्यों को ऋण के रूप में दे दिया था। अब आगे जब हम यहाँ पे बात करें अहस्तक्षेप की नीति के विषय में तो जर्मनी में हिटलर शासन कर रहा था तथा द्वितीय विश्व युद्ध की ओर उस समय विश्व अग्रसर हो रहा था। अमेरिका तटस्थता की नीति पर कायम रहना चाहता था। अमेरिकी लोग कॉलेज के छात्र 1917 के विध्वंस को देखकर खुद को युद्ध से दूर रखना चाह रहे थे। सेनेट कमेटी का निर्माण 1934 ईस्वी में किया गया था, जिसके अध्यक्ष उत्तरी डकोटा के जेराल्ड नाइन रहे थे।
जैसा कि मैंने अभी कहा कि सीनेट कमेटी का जो निर्माण हुआ था उसके जो अध्यक्ष रहे थे वो उत्तरी डकोटा के जेराल्ड नाय रहे थे, और इस समिति का यह फैसला था कि वह पुनः जो है 1917 की जो स्थिति है उससे खुद को अलग रखने का कार्य करेगा। 1937 ईस्वी में अमेरिकी कांग्रेस ने हस्तक्षेप की नीति पर चलने का निर्णय लिया था। 1936 ईस्वी में ब्यूनस आयर्स में हुए एक अधिवेशन में 21 गणतंत्रों के प्रतिनिधि ने इसमें हिस्सा लिया था तथा इन 21 गणतंत्रों के प्रतिनिधि के द्वारा इस नई संधि पर हस्ताक्षर भी किया गया था, जिसका नाम था हस्तक्षेप संबंधित एक अतिरिक्त सलेख, या जिसे हम एडिशनल प्रोटोकॉल रिलेशन टू नॉन इंटरवेंशन के नाम से जानते हैं। इसी राष्ट्रों ने हस्ताक्षर के द्वारा जो है दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला लिया था, और इसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला, सामूहिक संरक्षण हेतु सभा, जिसे कन्वेंशन फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी कहा जाता है, तथा दूसरा, वर्तमान संधियों के समन्वय, विस्तारण, आश्वासन एवं पालन हेतु सभा, जिसे हम कन्वेंशन टू कोऑर्डिनेट, एक्सटेंड एंड असेस द फुलफिलमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रीटीज के नाम से जानते हैं। प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया था कि वे अपने झगड़े शांतिमय उपायों द्वारा तय करेंगे, क्षेत्र हस्तगत नहीं करेंगे, ऋणों को वसूल करने में बल का प्रयोग नहीं करेंगे, और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विवादों में नहीं उलझेंगे। आगे जब हम यहाँ पे बात करें और अधिक एफडी रूजवेल्ट के फॉरेन पॉलिसी के विषय में, तो यहाँ पे हमें चर्चा करनी होगी एक ऐसी परिस्थिति की जिसे हम युद्ध के भय के नाम से जानते हैं। और इसके विषय में जब हम चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि 1937 ईस्वी में जापान चीन पर आक्रमण कर रहा था तथा चीन के समुद्री इलाकों पर उसके द्वारा अधिकार कर लिया गया था। चियांग के शेख की सरकार को चुंग किंग के शरण में जाना पड़ा था, और रूजवेल्ट को यह ज्ञात था कि विश्व दूसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है। अक्टूबर में शिकागो में रूजवेल्ट तथा हल ने शांतिप्रिय देशों को एकजुट होने का आह्वान किया था। अमेरिका अपने खुले द्वार की नीति पर विश्वास कर रहा था, परंतु जापान इसे मानने को तैयार नहीं था। अमेरिकी कांग्रेस ने विश्व की परिस्थिति को देखते हुए नौसेना की संख्या में बढ़ोतरी के लिए सहमति भी जताई थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका का उस समय जो नौसैनिक जो शक्ति रहा था उसे बढ़ाने का कार्य एफडी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चर्चाएं की हैं एफडी रूजवेल्ट के फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में, इसमें हम देखते हैं कि लगातार यहाँ पे बात की जाती है हस्तक्षेप की नीति का तथा गुड नेबर पॉलिसी का। और एफडी रूजवेल्ट के द्वारा जितने भी उसके कार्यकाल के समय में उसके आंतरिक मामले रहे हों या बाहरी देशों के साथ में जो उसके संबंध रहे हों, उसमें उसने दोनों ही नीतियों का पालन किया था, जिसमें पहला था हस्तक्षेप की नीति और दूसरा ओपन डोर पॉलिसी के साथ में जो है हम कह सकते हैं कि गुड नेबर पॉलिसी का भी रहा था। अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे थे एफडी रूजवेल्ट, जब आर्थिक मंदी से अमेरिका जूझ रहा था उस समय यूरोप की राजनीति में भी अशांति व्याप्त रही थी। जर्मनी तथा इटली और स्पेन में तानाशाही का युग प्रारंभ हो गया था, जिसका प्रभाव हम कह सकते हैं कि अमेरिका में भी हमें देखने को मिलता है। जर्मनी, जापान और इटली ने केलॉग पैक्ट का उल्लंघन करते हुए अमेरिका को चिंतित करने का कार्य किया था। चीन के विषय में यदि हम यहाँ पे बात करें तो चीन पर आक्रमण जो है वो जापान के द्वारा लगातार किया जा रहा था और ओपन डोर पॉलिसी का उल्लंघन भी हो रहा था। इन विकट परिस्थितियों में अमेरिका को ऐसी विदेश नीति की आवश्यकता रही थी जो उसके संबंध अन्य देशों के साथ ठीक या अच्छा बनाया रखे तथा आर्थिक क्षति भी नहीं पहुंचे। और यहाँ पे अमेरिका जो है वो एफडी रूजवेल्ट के अधीन हम कह सकते हैं कि आंतरिक तथा बाहरी शांति के साथ में अमेरिका में न्यू डील नीति को सफल बनाने का प्रयास जो है वो एफडी रूजवेल्ट के द्वारा किया जा रहा था। अमेरिका लैटिन अमेरिकी देशों के साथ अच्छे संबंध भी स्थापित करने का प्रयास कर रहा था और अमेरिका को आर्थिक सुदृढ़ता के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध के समय सच्चे मित्र को भी प्रदान करने का कार्य किया था। मैं यहाँ पे पार्क्स महोदय का जो कोट एक है उसे यहाँ पे उल्लेखित करना चाहूंगी कि थ्रू आउट द रूजवेल्ट एडमिनिस्ट्रेशन द यूनाइटेड स्टेट्स वाज डेफिनेटली more trusted in Latin America than at any earlier period।
और लैटिन अमेरिका के साथ में बेहतर संबंध इस समय जो अमेरिका की स्थापित हुई थी, वो अमेरिका के विदेश नीति को बेहतर बनाने का कार्य तो किया ही था, साथ ही साथ अमेरिका को उसके आंतरिक मामलों से निपटने के लिए भी समय प्रदान किया था, जिस वजह से अपनी वैदेशिक नीति रही हो अमेरिका की या आंतरिक मामले रहे हो, दोनों में ही वो सुदृढ़ता के साथ उभर करके आगे आता है। रूजवेल्ट ने अपने जो है गुड नेबर पॉलिसी तथा अहस्तक्षेप की नीति के कारण अमेरिका को काफी हद तक विश्व की राजनीति से दूर भी रखा था और अमेरिका को सुदृढ़ता भी प्रदान करने का कार्य किया था। एफडी रूजवेल्ट की विदेश नीति की विशेषता के विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार एफडी रूजवेल्ट के द्वारा वैदेशिक मामलों को लेके जो कार्य किया गया था वो विशिष्ट रहा था तथा उल्लेखनीय भी है, और शायद इसीलिए इसे आज तक विश्व में फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में याद भी किया जाता है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।